हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा शब्द है भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा, सबसे पहले भाषा जो शब्द है वो हमारा भाष धातु से बना है। इससे भाष धातु से, भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। ये जो भाष धातु है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। धातु क्या होती है? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं, यानी जो मेन वर्ब होती है उसको हम धातु कहते हैं। जैसे हमने शब्द लिखे पढ़ती, पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन इसमें ये तो धातु रूप है। जो इसकी मेन धातु वो क्या है? हमारी पठ, यानी पढ़ना। जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो राइट, रोट, है ना, या रिटन। लेकिन रोट इसकी मेन वर्ब कोई है, रोट तो इसकी सेकंड फॉर्म है, रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है, राइटिंग फोर्थ फॉर्म है। लेकिन इसकी जो मेन वर्ब है वो क्या है? हमारी राइट। ऐसे संस्कृत में जो मेन वर्ब होती है, यानी मुख्य मूल धातु, जो वो क्रिया होती है, मूल क्रिया, उसको हम धातु कहते हैं। तो भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बनी। अब आती है हमारी भाषा की डेफिनेशन या परिभाषा कि भाषा कहते किसे। हम अपने भावों व विचार, सिंपल भाषा में आप कह सकते हो, भावों व विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। आदान प्रदान यानी कि हम अपने भाव किसी और को बताते हैं और दूसरों के भाव को समझते हैं, वो क्या कहलाएगी? भाषा। अगर सिंपल सी भाषा में। अब डेफिनेशन के रूप में, अब आप 6th में हो गए तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखोगे कि हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने में और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करने में जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, अब भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम कथित भाषा भी कहते हैं। ठीक है। मौखिक भाषा जिसको हम बोलकर व्यक्त करते हैं। जैसे अभी मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं बोलकर पढ़ा रही हूँ, तुम सुन रहे हो उसको, ये मौखिक भाषा है। लेकिन इसी चीज़ को मैं आपको PDF के थ्रू भेजूँ तो आप उसमें से लिखे हुए को पढ़ोगे, फिर लिखोगे, तो वो लिखित भाषा होगी। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, ये आपकी लिखित भाषा है। लेकिन अगर ओरल सुन रहे हो, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, TV सुन रहे हो, स्पीच सुन रहे हो, किसी की कविता सुन रहे हो, ये हमारी मौखिक भाषा। ओके। तो इसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े। एक तो भाषा किसे कहते हैं, नंबर 2 भाषा के कितने भेद हैं या कितने रूप हैं, नंबर 3 भाषा शब्द किस धातु से बना है। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, ये एक टॉपिक ख़त्म है। तो कैसे लिखना है आपको? देखो, ऐसे लिखोगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा शब्द किस धातु से बना है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद भाषा के कितने रूप हैं। ये एक टॉपिक ख़त्म हमारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यानी भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उस लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा माय नेम इज रोहन, आपने लिख दिया माय नेम इज
रोहन, ये आपने इंग्लिश में लिखा। इसी चीज़ को हिंदी में लिखोगे, मेरा नाम रोहन है। इसी को संस्कृत में मम नाम है रोहन है, कि मेरा नाम रोहन है अस्ति। अब एक ही अपना विचार और भाव तो एक ही था, एक ही चीज़ बोल रहे हैं हम कि मेरा नाम रोहन है, लेकिन इंग्लिश में लिखा जब इसका लिखने का तरीका अलग था। हिंदी में और संस्कृत में सेम है, देखो न भी ऐसे ही बनता है, मैं ऐसे ही बनता है ना, लेकिन यहाँ नाम को इस तरह लिखते हैं। तो ये जो लिखने का जो तरीका है, ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जिन का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाता है। क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि क्या है, देवनागरी, जबकि इंग्लिश की लिपि, अंग्रेजी की क्या होती है, रोमन। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक हमारा कि लिपि किसे कहते हैं, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, वह शास्त्र जिससे हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त हो, व्याकरण कहलाता है। यानी कि भाषा के शुद्ध रूप के लिए व्याकरण को जानना परम आवश्यक है। इसमें लिखा है यहाँ इसके डेफिनेशन में, व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जिससे हम किसी भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, सीता और गीता पढ़ रही हैं। अब हम लिखते सीता और गीता पढ़ रही है, तो नहीं बनेगा। देखो है, ठीक है, ऐसे आए। अगर यहाँ हमने बिंदी नहीं लगाई तो ये एक वचन का है माना जाएगा, है नहीं है। इसी को संस्कृत में देखो, सीता गीता च। अब यहाँ हम लिखेंगे पठते, क्यों, क्योंकि ये द्विवचन है, दो जने हैं ये, इसलिए। अगर एक होती सीता पढ़ रही है, हम लिखता सीता पठती, पठते नहीं लिखते, पठती ऐसे। ये हमें कैसे पता लगा यहाँ पठते आएगा और पढ़ती, व्याकरण से, कि अगर यहाँ प्लूरल है तो हम प्लूरल की वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर की, यानी एक वचन के साथ एक वचन का क्रिया शब्द, द्विवचन के साथ द्विवचन का। ऐसे ही अगर ये इंग्लिश में होता तो हम क्या लिखते हैं, सीता एंड गीता आर प्लेइंग, है ना। इज प्लेइंग तो नहीं लिखते, क्योंकि इज किस में आता, एक वचन में, सिंगुलर में, और ये दो जने हैं तो बहुवचन प्लूरल हो गया, तो आर। तो इसलिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे देखो लिपि की डेफिनेशन है। फिर हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। इनका स्क्रीनशॉट लेके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए व्याकरण के अंग। अब व्याकरण के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 है वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। तो देखिए पहले हम व्याकरण की डेफिनेशन लिखेंगे कि वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करते हैं, यहाँ लिख लीजिए प्राप्त, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा वर्ण विचार, यानी कि वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं सबसे पहले। अब वर्ण की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं।
ठीक है, ये किसी भी छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, बात सही है। लेकिन आप फुल डेफिनेशन लिखोगे, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, अब इसके और टुकड़े होते हैं नहीं, लेकिन अगर ये वर्ड होता रमन, तो इसके टुकड़े हो सकते हैं भाई। सिंपल सा बनाओगे र मैं न, और इसका वर्ण विच्छेद कर दोगे तो र, फिर ए जोड़ोगे, फिर मैं के साथ है ना, इस तरह फिर न के साथ है, ये हो गए ना वर्ण विच्छेद। तो इसके तो टुकड़े हो गए, लेकिन इसके टुकड़े तो नहीं हुए ना, ए के टुकड़े होते हैं नहीं होते। तो इसे कहते हैं वर्ण। वर्ण विचार में क्या आता है कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण, उसका आकार, उनका वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, ये सब आता है कि कौन सा वर्ण स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सा अयोगवा है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, मूर्धा, ये सब। नेक्स्ट हमारा आता है शब्द विचार। तो सबसे पहले तो हम शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण से अक्षर बनते हैं, सॉरी, वर्ण से शब्द बनेंगे और शब्द से वाक्य, लेकिन शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहेंगे। अब वर्णों के सार्थक समूह को, जैसे अभी मैंने लिखा अमर, अमर का अर्थ होता है ना, किसी का नेम भी हो सकता है, और अमर जो कभी ना मरे, जिसकी कभी मृत्यु ना हो वो अमर है। या कमल, अब कमल का तो अर्थ बनता है, कमल एक फूल का नाम है ना। अगर हम लिखते मलत, अब मलत का क्या वर्ड अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं, तो ये हमारा शब्द नहीं है। शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण आता है, क्योंकि शब्द कई प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, योग रूढ़, यौगिक, रूढ़, है ना, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये सब। फिर आता है हमारा वाक्य। तो सार्थक शब्दों से बना समूह, यानी कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे हम लिखे मोहन खेल रहा है, तो ये वाक्य बन गया। हम ये लिखे मोहन रहा खेल, तो ये वाक्य बना नहीं। तो ये होता है शब्द विचार, ये है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार में पहले सेंटेंस बिल्डिंग भी होनी चाहिए, यानी कि वाक्य रचना भी, कि किस तरह कि किस भाग में संज्ञा, सर्वनाम, धातु, इन सब का प्रयोग कहाँ कैसे करना है, ये सब आता है। और सब वाक्यों के प्रयोग के बाद ही हम कहानी, निबंध, पत्र, ये सब बना पाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्या है? पहले व्याकरण के अंग हो गए, इसके बाद वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहलाती है। इसके बाद दो या दो से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। नेक्स्ट वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे सेंस निकल रहा है ना कि राम विद्यालय जा रहा है, तो पता लग रहा है। इसके बाद हमारी इसमें देखिए बैक एक्सरसाइज देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा की परिभाषा लिखवा दी। भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? मौखिक और लिखित, दो। अब इसमें दिया है कि सांकेतिक भाषा को अधिक महत्व क्यों नहीं दिया जाता। सांकेतिक भाषा को होती है जो संकेत के द्वारा, जो गूंगे बहरे लोग होते हैं ना, उनको हम संकेत से समझाते हैं वो, तो उसका प्रयोग ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी यूज होती है कुछ लोगों पर, सबके लिए नहीं होती। अच्छा, व्याकरण की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन, और बताइए कि किसी भाषा के व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। अभी बताया कि अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम शुद्ध वाक्य भी नहीं बना सकते, किसी भाषा का शुद्ध ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर सकते। एग्जाम्पल कोई भी लिख देना बस। अब व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। फिर लिपि किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। फिर है शब्दों को परिभाषित, यानी वर्ण की डेफिनेशन, शब्द की और वाक्य की, अभी लिखवाइए आपको। नेक्स्ट देखिए, कथित भाषा में डैश का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है?
कथित भाषा में ध्वनि का प्रयोग होता है क्योंकि हम बोल रहे हैं ध्वनि हो रही, और लिखित में लिपि का। शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान किसके बिना संभव है? व्याकरण के बिना। बोली तो किसी स्थान विशेष की स्थानीय बोलती है, लैंग्वेज, उसको बोली कहते हैं। संस्कृत एक क्या है? भाषा है, बोली है या लिपि है? भाषा है, लिपि तो इसकी देवनागरी है। व्याकरण के उस अंग को जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, तो इसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार नहीं कहते हैं इसमें आएगा शब्द विचार। ठीक है, तो ये हमारी बैक एक्सरसाइज। अब आपको फेयर नोटबुक में क्या करना है, ये जो काम बताया है ये कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके ये काम कर लेना। बाकी इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। और आपकी संस्कृत ग्रामर की जो बुक है उसका नाम है, मैं बता देती हूँ, कोई भी बच्चा कोई दूसरी बुक ना लाए, सरस्वती संस्कृत व्याकरण। भाग 1 अगर लाओगे तो 6th के लिए, भाग 2 लाते हो 7th की, और भाग 3 है तो 8th की। ये लानी है। अगर सरस्वती मणि का संस्कृत हुई किसी की ये, तो वो गलत है, मणि का नहीं लानी, ओनली सरस्वती संस्कृत व्याकरण। ठीक है, ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट।